अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन की टाइप कौन सी है तो अब आपका क्या जवाब है इस पे? मैचिंग, ठीक है, गुड। और एमसीक्यूज टाइप मैचिंग है, ठीक है। आपके पेपर में दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एक आपके एमसीक्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टाइल एमसीक्यूज, ये वाले। हर क्वेश्चन सेपरेट और हर क्वेश्चन के साथ उसके रिस्पेक्टिव दो या तीन ऑप्शंस। क्वेश्चन चेंज, ऑप्शंस चेंज। गुड। ये हमने भी कल किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टाइल, जो कि रिवायती तरीके एमसीक्यूज पूछने का। इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें या थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो उसकी ये शक्ल निकल आती है। अब यहां पर उन्होंने क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन राइट एट द टॉप, और ये क्वेश्चन के बाकी सब पार्ट्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू द स्पीकर्स से अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स। तो ये जो भी फिल्म्स हैं इनके बारे में स्पीकर्स का क्या कहना, फिल्म्स के नाम ये हैं। अगर मेरे को किसी चीज का नाम है तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रामर के अंदर? नाउन। और नाउन की कौन सी टाइप होती है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कभी चेंज होता है? वो जिस मर्जी जुबान में चला जाए वो सेम रहता है। इट मीन्स कि ये हमें कंफर्म है कि जो फिल्म्स के नाम हैं ये पेपर में एज इट इज बोलने वाले हैं। जैसे रन, मच अडो अबाउट नथिंग, रोमियो जूलियट, हैमलेट एंड सो ऑन। और ये इसी सीक्वेंस पे प्ले होंगे। सो एक चीज हमें कंफर्म होगी कि जो क्वेश्चंस के पार्ट हैं सब क्वेश्चन के, वो सेम आने वाले हैं और सीक्वेंस में। और ये आपकी सारी की सारी ऑप्शन है जो कि कमेंट्स हैं जो कि स्पीकर्स ने देने हैं। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने क्वेश्चंस इकट्ठे लिख दिए और ऑप्शंस भी इकट्ठी लिख दी हैं, कन्वेंशनल स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिए। हर क्वेश्चन के लिए ये ए से जी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एमसीक्यूज में हमें पता है कि एक ऑप्शन एक बार सिलेक्ट होगी तो वो दूसरे क्वेश्चन को मैच नहीं करती है। अग्री? ठीक है। सो इट मींस अगर हमने 25 को लेट सपोज सी मार्क कर दिया तो फिर सी ऑप्शन किसी और का नहीं होगा। और अगर जाके हमें 28 को लगता है अगर इसका आंसर सी है तो फिर डेफिनेटली 25 का आंसर कुछ और होगा। गुड। अब ड्यूरिंग द पेपर ये नाम सेम है, चेंज भी नहीं होने, जाना भी सीक्वेंस में, तो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? यहां पे। क्योंकि एक तो ऑप्शंस रैंडम ऑर्डर में आएंगी, कोई भी ऑप्शन आ सकती है, और ऑप्शंस पैराफ्रेज्ड होंगी। दे आर नॉट गोइंग टू से द सेम ऑप्शंस। मींस एज इट इज वर्ड बाय वर्ड तो नहीं जाना उन्होंने। गुड। ओके, ठीक है। इसका लगे अगर हम 25 को आंसर सुन रहे हैं तो ये सारी ऑप्शन पे फोकस रखना है। 26 का सुनेंगे तब उनके रिमेनिंग ऑप्शंस पे, फिर 27 का सुनेंगे तो रिमेनिंग ऑप्शंस पे। तो ड्यूरिंग द टेप माय डियर फ्रेंड्स, फोकस आपने यहां पे रखना है, फिर आपको आंसर मिलेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना प्ले द टेप वंस। एक बार आप इसको अपने तौर पे करें, जब कोई प्रॉब्लम आएगी फिर हम इसको रीडू कर लेंगे। ओके, सो आई एम रोलिंग द टेप नाउ। You mean things like patriotism or the role of government? Exactly. It's quite tricky, but I've got a few ideas I'd like to discuss. तो वो Before you hear the पूछ लिया rest था। of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. And finally, I want to talk about a few adaptations that I think illustrate a range of approaches and make some comments on them. Do you know the Japanese film Ran? I haven't seen it. It was based on Shakespeare's King Lear, wasn't it? That's right. It was a very loose adaptation, using the same situation and story, but moving it to 16th century Japan instead of 16th century Britain. So, for example, the king's daughters become sons,
because in Japanese culture at that time, women couldn't succeed to the throne. OK, I hope you're going to talk about the 1993 film of Much Ado About Nothing. I think that's one of the best Shakespeare films. It really brings the play to life, doesn't it? Yes, I agree. And I think filming it in Italy, where the play is set, makes you see what life was like at the time of the play. Absolutely. Right, what's next? Next, I thought Romeo and Juliet, the 1996 film, which moves the action into the present day. Yes, it worked really well, I thought, changing the two feuding families in the original to two competing business empires, even though they're speaking in the English of the original play. You'd expect it would sound really bizarre, but I found I soon got used to it. Me too. Then I thought I'd include a real Hollywood film, one that's intended to appeal to a mass commercial audience. There must be quite a number of those. Yes, but I've picked the 1996 film of Hamlet. It included every line of the text, but it's more like a typical action hero movie. There are loads of special effects, but no unifying interpretation of the play. All show and no substance. Exactly. Then there's Prospero's books, based on The Tempest. That was really innovative from a stylistic point of view. Didn't it include dance and singing and animation as well as live actors? Yes, it did. I also want to mention Looking for Richard. Did you ever see it? No, but I've read about it. It was a blend of a documentary with a few scenes from Richard III, wasn't it? That's right. It's more a way of looking into how people nowadays connect with the playwright. The play is really just the starting point. And that'll be where I finish. Well, it sounds as though it'll be very interesting. That is ऑलराइट जी, आप अपने आंसर्स होल्ड करके रखें. आंसर्स मैं भी नहीं बताऊंगा, हम इसको एक बार दोबारा सुनते हैं और जहां जहां आंसर्स आएंगे वहां पर स्टॉप करके उसको कंफर्म कर लेंगे. गुड. फिर आप भी चेक कर लीजिएगा आपने जो मार्क किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग. लेट्स लिसन अगेन. It was based on... Now listen and answer questions 25 to 30. And finally, I want to talk about a few adaptations that I think illustrate a range of approaches and make some comments on them. Do you know the Japanese film Ran? I haven't seen it. It was based on Shakespeare's King Lear, wasn't it? That's right. It was a very loose adaptation, using लूज अडेप्टेशन, दैट्स द फर्स्ट कीवर्ड. मींस कि इतना अच्छा उन्होंने इसको डिस्प्ले नहीं किया. the same situation and story, but moving it to 16th century Japan instead of 16th century Britain. ये इसका मेन पॉइंट है. सेम सेंचुरी मगर डिफरेंट कंट्री कर दिया, तो कौन आंसर बनेगा? एफ. एफ में क्या लिखा है? सेट्स द ओरिजिनल इन अ डिफरेंट कंट्री. तो उन्होंने सेम चीज रखी, सेंचुरी सेम कर दिया मगर कंट्री चेंज कर. तो ब्रिटेन की जगह बेसिकली वो जापान में पिक्चराइज की गई है, जिसकी वजह से उनको फिर कल्चरल वे में चीजें कुछ चेंज करनी पड़ेंगी. So, for example, the king's daughters become sons because in Japanese culture at that time, women couldn't succeed to the throne. OK. हाँ जी, आपने अगर कोई और ऑप्शन मार्क की तो वो बताएं, हम उसको मैच करके देख लेते हैं. ठीक है. सी में लिखा हुआ है इज टू सिमिलर टू अनदर काइंड ऑफ फिल्म. उन्होंने इस रैन मूवी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया. उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो प्ले है ना वो इंग्लिश कंट्री के हिसाब से 16th सेंचुरी के मुताबिक लिखा गया, मगर एक्चुअली पिक्चराइज जापान में हुआ 16th सेंचुरी के अंदर. तो डिफरेंट कंट्री चला गया, इसको किसी और मूवी के साथ उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया. ऐसा नहीं कहा कि वो वाली मूवी ऐसी थी और ये वाली मूवी ऐसी है. गुड. सो दैट्स व्हाई एफ इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर.
हाँ जी, ये सब ओके है। तो 25 इज एफ। अब आगे मूवी का नाम आएगा मच अडू अबाउट नथिंग। I hope you're going to talk about the 1993 film of Much Ado About Nothing. I think that's one of the best Shakespeare films. पहला कीवर्ड आ गया बेस्ट शेक्सपियर्स फिल्म। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही मूवीज की, तो रैन के लिए उन्होंने बोला था कि लूजली अडेप्टेशन है। यहाँ पे बोला कि यार ये मूवी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है, मीन्स के प्ले के मुताबिक है। तो ये तो उसका पहला कीवर्ड आ गया कि ये बेस्ट अडेप्टेशन। ठीक है, इधर हम बेस्ट बीए लिख लेते हैं, बेस्ट अडेप्टेशन। It really brings the play to life, doesn't it? Yes, I agree. And I think filming it in Italy, where the play is set, makes you see what life was like at the time of the play. इटली में पिक्चराइज हुई है और लाइफ एट द टाइम ऑफ द प्ले। तो पिक्चराइजेशन बहुत जबरदस्त है, मींस वही वाले सीन्स, वही वाला टाइम पीरियड दिखाया गया जिसके हिसाब से प्ले लिखा हुआ था। अब मुझे बताएं कौन से ऑप्शन इसको मैच करती है। ए में लिखा हुआ है क्लियरली शोज द हिस्टोरिकल पीरियड। क्लियरली शोज उसने पहले बोला था कि बेस्ट अडेप्टेशन है, और यहाँ पर उसने ये भी बोला कि ये वो वाला टाइम रिप्रेजेंट करें जिस टाइम के मुताबिक प्ले लिखा होगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड उन्होंने ऑलरेडी बीच में ऐड किए। तो फिलहाल तो ए इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन लग रहा है। अगर आपने कोई और मार्क किया तो वो बताएं। ऊंचा बोलो यार। बी नहीं, बीटा। ई में क्या लिखा है? प्रेजेंट्स द प्ले इन अ डिफरेंट पीरियड फ्रॉम द ओरिजिनल। इसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की है। ये तो वो कह रहे हैं कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इटली में पिक्चराइज हुई है, और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा पीछे का तो इसको रिकन्फर्म करें। But moving it to 16th century Japan instead of 16th century Britain. So, for example, the king's daughters become sons because in Japanese culture at that time, women couldn't succeed to the throne. Okay, I hope you're going to talk about the 1993 film of Much Ado About Nothing. I think that's one of the best Shakespeare films. It really brings the play to life, doesn't it? Yes, I agree. And I think filming it in Italy, where the play is set, makes you see what life was like at the time of the play. Absolutely. ठीक है ना, लाइफ एट द टाइम। जब हम बात करें ना डिफरेंट पीरियड की, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की, मगर उसको पिक्चराइज नए दौर में किया हो, नई चीजों के साथ। गुड। सो फिर उसमें हम डिफरेंट टाइम पीरियड में आ जाएंगे। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि डिफरेंट टाइम पीरियड शो किया गया, उन्होंने क्या किया, वही चीजें दिखाई गई हैं, सेम सेटअप्स। सो वो हिस्टोरिकल पीरियड की क्लासिकल प्रेजेंटेशन। Right, what's next? ठीक है जी, आगे गो डाउन 26। हम आगे जाके देखते हैं कि ई किसी और को सूट करता है कि नहीं करता, क्योंकि ई में लिखा हुआ है प्रेजेंट्स द प्ले इन अ डिफरेंट पीरियड फ्रॉम द ओरिजिनल। प्ले लिखा गया मे बी 16th सेंचुरी के टाइम के मुताबिक, मगर उसको पिक्चराइज 19th या 20th सेंचुरी के मुताबिक किया गया। ठीक है ना। जैसे अगर उसमें कहा है कि जी कांटेक्ट करें किसी को, तो आजकल हम क्या यूज करते हैं, फोन। उसमें लिखा होगा खत लिखें, यहाँ पे हो सकता है फोन कॉल जा रही हो, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो उसकी पिक्चराइजेशन भी चेंज हो जाएगी। मेकिंग सेंस? ये इसका मतलब बनता है। सो लेट्स लिसन अबाउट द रोमियो एंड जूलियट। Next, I thought Romeo and Juliet, the 1996 film, which moves the action into the present day. हाँ जी, विच मूव्स द एक्शन इनटू द प्रेजेंट डे, मींस के प्ले तो पहले का लिखा हुआ है, मगर अभी इसको उन्होंने प्रेजेंट डे के मुताबिक शूट किया। प्रेजेंट डे। अब प्रेजेंट डे वाली कहां पे बात आ रही है? ठीक है ना। अब थोड़ा सा ई को रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट्स द प्ले इन अ डिफरेंट पीरियड, और इसमें है कोई मौजूदा टाइम की बात करें? फिलहाल तो नहीं, अभी और भी सुनते हैं। Yes, it worked really well, I thought, changing the two feuding families in the original to two competing business empires, even. ठीक है, अब उन्होंने चेंज क्या किया है, टू फ्यूडल फैमिलीज टू टू बिजनेस फैमिलीज। तो प्ले लिखा था फ्यूडल फैमिलीज के मुताबिक, उन्होंने उसको बिजनेस फैमिलीज के मुताबिक पिक्चराइज किया, तो उसको प्रेजेंट डे में कन्वर्ट किया। थीम वही रखी है,
सारा कुछ वही किया है मगर उसको प्रेजेंट डे में ले आए. सो इट मीन्स presents the play in a different period from the original. ओरिजिनल में फैमिलीज फ्यूडरल थी, यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो बिजनेस फैमिलीज हैं. So that's why answer is E. Even though they're speaking in the English of the original play. You'd expect it would sound really bizarre, but I found I soon got used to it. Me too. Then I thought I'd include a real Hollywood film, one that's intended to appeal to a mass commercial audience. There must be quite a number of those. Yes, but I've picked the 1996 film of Hamlet. It included every line of the text, but it's more like a typical action hero movie. दो तीन चीजें उसने बोली हैमलेट के बारे में. एक उसने कहा जी कि मैंने क्लासिकल हॉलीवुड मूवी पिक की है, और एक तो हम लिखते हैं हॉलीवुड, HW का वर्ड यूज कर लेते हैं. एक उसने वर्ड यूज किया टिपिकल एक्शन हीरो मूवी. टिपिकल वर्ड का क्या मतलब होता है? रवायती, कॉमन. ठीक है, कि आमतौर पे जैसे आपकी एक्शन हीरोज मूवी बनती है जिसके अंदर हीरो को बहुत अच्छा और पावरफुल दिखाया जाता है और इवेंचुअली फिर वो सबको मार के तो विन विन सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाले वर्ड्स कहीं में मैच हो रहे हैं? सी, टिपिकल मींस इट्स टू कॉमन, टू सिमिलर टू अनदर काइंड ऑफ मूवी. क्योंकि टिपिकल एक्शन हीरो मूवी मींस कि जितनी भी एक्शन हीरो मूवीज हैं वो ऑलमोस्ट एक ही थीम पे बनी होती है जिसके अंदर हीरो को बहुत अच्छा दिखाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसने हॉलीवुड को और टिपिकल एक्शन हीरो मूवीज को ज्वाइन किया. तो एक्चुअली हैमलेट का आंसर था सी. There are loads of special effects, but no unifying interpretation of the play. All show and no substance. Exactly. Then there's Prospero's books, based on The Tempest. That was really innovative from a stylistic point of view. Didn't it include dance and singing and animation as well as live actors? Yes. सारा कुछ ही है. Exactly. Incorporates dance, singing, animations, live actors. तो हमारे पास variety of art form इस मूवी में available थी. So the answer is G. Perfect. Yes, it did. I also want to mention Looking for Richard. Did you ever see it? No, but I've read about it. It was a blend of a documentary with a blend का मतलब होता है मिक्सिंग. ठीक है ना, ब्लेंड में जैसे हम डालते हैं. इट्स अ ब्लेंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री. डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं आपने? ठीक है, जिसमें एक नरेशन चल रही होती है. थोड़ा सा पीछे करता हूँ. Mention Looking for Richard. Did you ever see it? No, but I've read about it. It was a blend of a documentary with a few scenes from Richard III, wasn't it? ठीक है, तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसके अंदर मूवीज के कुछ सीन भी उन्होंने ऐड किए हुए थे. ठीक है, इट्स अ ब्लेंड. अब मुझे बताए कौन सा आंसर बनेगा इसका? एग्जैक्टली, कंटेन्स ओनली पार्ट्स ऑफ द प्ले. ठीक है, तो एक्चुअली प्ले पे जो मूवी बनी है वो लुकिंग फॉर रिचर्ड है, मगर उन्होंने पूरी मूवी नहीं ऐड की, डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस मूवी के ऊपर और उसके अंदर मूवीज के कुछ सीन डाल दिए. अब अगर इसको हम कंफर्म करें तो 25 इज F, 26 is A, 27 is E, eco, 28 is C, 29 is G, and the last one is B. जी डियर फ्रेंड्स, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं. इसके अंदर बेसिकली आप उन्होंने रन कैसे किया ये एज इट इज बोले, एज यू नो, और इन ऑप्शंस को उन्होंने एक्चुअली बार बार पैराफ्रेज किया. So that's why when you are doing these types of questions, you have to keep your focus on the options. अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर में इसको दो तरीके से किया जा सकता है. यहाँ तो आप ड्यूरिंग द पेपर फोकस अपना ऑप्शंस पर रखें और जैसे जैसे आंसर इसको टाइप करते जाएं, या आप क्या करें कि आपके पास जो फिजिकल पेपर अवेलेबल होगा उस पे पेपर स्टार्ट होने से पहले, ये वाला सेक्शन स्टार्ट होने से पहले 25 से 30 लिख लें. 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, और सारा फोकस रखें अपना ऑप्शंस के ऊपर
जैसे ही वो आंसर बोलें तो नीचे पेज पे जो है ना ABCDEFG लिखते जाए, क्योंकि कई बार टाइप करने में टाइम लगता है, आपको नीचे ध्यान करना पड़ता है कीबोर्ड पे कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे है, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। मगर पेंसिल हाथ में होगी, आप जल्दी से ABCD लिख सकते हैं और आपका फोकस मेंटेन रहेगा। गुड। क्योंकि कीबोर्ड पे आपको पता है सीक्वेंस पे तो अल्फाबेट से लिखे हुए, यहाँ तो आपको कीबोर्ड पे इतना हो कि आपको पता हो कि F किधर है, G किधर है, फौरन सब टाइप करते हैं। अदरवाइज दैट्स अ वे टू डू इट, वरना इसमें गलती के चांसेस हो जाएंगे। हम लेटर ढूंढते रहेंगे कीबोर्ड पे, उतनी देर में टेप आके चली जाएगी। गुड। सो ड्यूरिंग प्रैक्टिस इसको प्रैक्टिस करके देखना है। एक बार आपने देखना है कि क्या मैं इसको स्क्रीन पे कीबोर्ड पर टाइप करके कर सकता हूँ। अगर नहीं तो देन पुट इट ऑन द पेपर, और जैसे सेक्शन खत्म हो अपने स्क्रीन पे जाके इसके पर्टिकुलर आंसर्स को टाइप इन कर देना। ओके, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं।